वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी स्वागत करते हैं अपने चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जेनेटिक्स का लेक्चर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हालांकि मैंने टारगेट के लिए या 12th जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनके लिए मैंने ओवरऑल जेनेटिक्स इतनी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसको आप अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है कैसे जो लक्षण हैं, जो करेक्टर्स हैं, कैसे वो पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शक्ल हूबहू पेरेंट्स से नहीं मिलती है, ये कारण है वेरिएशन। ठीक है, तो इन दोनों को ही पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। अब इन दोनों में बेसिस कौन है हेरिडिटी का? तो वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये देखते हैं कैसे आगे पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें पहला टर्म लिखा है लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा होता है वो जैसा अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल किया, कोट किया कि एलिफेंट का बच्चा क्या होगा भाई, बेबी एलिफेंट्स। मैंगो सीड जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, मैंगो प्लांट। ओके, अब लिखा है नेक्स्ट, वाई सिबलिंग समटाइम्स लुक सिमिलर समटाइम्स सो डिफरेंट डिसिमिलर। तो इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका कारण है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरिएशन कारण है। तो ये दोनों ही टर्म आते हैं किसमें, जेनेटिक्स में, जैसा कि हमने आपको बताया। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। इसमें कैरेक्टर पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, स्टार लगा लीजिए इसमें। ये क्या है? बेसिस है का हेरिडिटी का। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन क्या है? हमारी शक्लें आपस में भाई बहन की या माँ बाप से हूबहू नहीं मिलती है, उसका रीज़न है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है कि हम कैसे अपने पेरेंट्स से जो प्रोजेनी है कैसे वो डिफ़र है, ये वेरिएशन हो गया। सो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। अब नेक्स्ट कहानी आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? तो उसका रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि हमारे एंसेस्टर्स जो है, जो हमारे पूर्वज थे, वो भी जानते थे इसका रीज़न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नेचुरली आपको मियोसिस 1 में जाना पड़ेगा, और मियोसिस 1 में एक होता है प्रोफेज 1। ओके, कौन सा होता है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में पैकेटिन स्टेज होती है, इसमें एक होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर देन रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसी की वजह से आते हैं वेरिएशन। लेकिन वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन हो गए तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और तभी क्या होगा, नेक्स्ट स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। पता अपन लोग कौन थे पहले, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। आज हम बन गए मॉडर्न मैन, किसके कारण? वेरिएशन कारण। अगर वेरिएशन नहीं होते तो इवोल्यूशन नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता तो नई स्पीसीज नहीं बनती। ओके, अब हमें देखना ये है, क्या हमारे एंसेस्टर को मालूम था? यस, देवर नोइंग अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो उनको बहुत ही कम ज्ञान था। तो क्या लिखा है, 18,000 से 1,000, इसमें उल्टे चलते हैं बिफोर क्रिस्ट में। ठीक है, 18,000 1,000 बिफोर क्रिस्ट। ओके, वेरिएशन वो जानते थे कि वो कहाँ होता है वेरिएशन, किसकी वजह से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। फिर इन्होंने क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया और डोमेस्टिकेशन किया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी जंगली जो गायें थी उनसे एक नई गाय बनाई उन्होंने, जिसका नाम था इंडियन ब्रीड साहिवाल। कहाँ पे बनाई थी? ये पंजाब में, साहिवाल काऊ इन पंजाब। तो क्या लिख रहे हैं, एंसेस्टर दे न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बट साइंटिफिक बेसिस दे हैव लिटिल बिट आइडिया। तो बहुत कम आइडिया उनको था साइंटिफिक बेसिस का। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब आपके हेडिंग जो है एनसीईआरटी में वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी क्या हुआ, ग्रेगर जोहन मेंडल जो उठा के अपना कमंडल स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट्स पर, पाइसम्स सेटाइवम। इनको बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। ओके, सो ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, किस पे किए इन्होंने, कितने साल तक किए? 7 years तक। ओके, किस पर किए? गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम। कब से कब तक किए, ये ईयर याद करिएगा, 1856 से लेकर 1863। कितने ईयर हो गए ये आपका? 7 years हो गए। ओके, एंड ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कैसे इन्होंने, सबसे बढ़िया बात इनकी ये थी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इन्होंने मेंडल जो प्लांट लिया था पाइसम सेटाइवम, क्यों लिया? उसका रीज़न था, एक तो ये क्या है, इसमें अलग अलग करेक्टर थे, जैसे टॉल एंड डॉर्फ। ठीक है, बहुत सारे 7 करेक्टर लिए थे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे सीड बन जाते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। तो ये सब चीज़ें ना
ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मेंडल ने पी को चूज़ किया। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स लगा दिया, स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक लगा दिया था। किसके लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये किया। ये बहुत पुरानी बात है, बताइए 1856 उस टाइम की बात है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लार्ज सैम्पलिंग साइज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो सैम्पलिंग साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट होते हैं ना, जो रिजल्ट हैं उनकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा ही कलेक्टेड। ओके, तीसरा क्या है, इन्होंने जब इसको, इनकी जो इन्फ्लुएंस आए, जो भी इनके परिणाम आए, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, ही गिव द जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस rather than being unsubstantiated ideas। मतलब अस्पष्ट विचार नहीं थे, उन्होंने पूरा कहा कि ये हम बना रहे हैं क्या, जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या फिर से कितने साल तक काम किया? 7 ईयर्स, 1856 टू 1863। 7 ईयर्स 7 करेक्टर उन्होंने लिए थे, कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हाइट का ले रहे हैं तो टॉल एंड डॉर्फ, तो ये कंट्रास्ट हैं, ओके। और अब एक जैसे हाइट का है तो हाइट में कितने हैं, 2 हो गए ना, टॉल एंड डॉर्फ। तो इस तरीके से एक करेक्टर में कितने हैं, 2 लक्षण आ गए। इसलिए कितनी वैरायटी थी, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। तो वैरायटी पूछा जाए तो 14 ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, एज पेयर एक्सेप्ट फ्रॉम 1 करेक्टर। जैसे जब उन्होंने क्रॉस किया होगा तो उन्होंने 7 जो लिए थे, 7 करेक्टर लिए थे, उनमें से एक जो है ना अलग अलग लिया होगा, बाकी 6 के 6 सेम रहे होंगे, ठीक है, इसलिए इसे एक्सेप्ट 1। अब इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं 14, और 2n = 14, तो n = कितना हो जाएगा, 7। ओके, अब क्वेश्चन आता है कंट्रास्टिंग करेक्टर कौन कौन से इन्होंने चूज़ किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल तरीका है याद रखने का। कितने लिए थे इन्होंने? 7 करेक्टर। ओके, 7 करेक्टर लिए थे, और कितनी वैरायटी ली थी इन्होंने? 14 वैरायटी, ओके, प्योर लाइन वैरायटी। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टेम हाइट की बात करेंगे। ओके, करेक्टर क्या, हाइट में क्या 2 तरह के हो गए आपका, एक तो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, तो ये हो गया टॉल प्लांट, और कौन सा प्लांट, डॉर्फ प्लांट। ओके, तो ये नेक्स्ट है फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन में आपको बता दूं कि एक तो ये स्थिति है, जैसे ये है, ये यहाँ पे है, तो ये एक्साइल फ्लावर हो गया। एक होता है यहाँ पे टॉप पे है टर्मिनल। तो एक्साइल जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो रिसेसिव है। हालांकि आगे चर्चा करेंगे। पोर्ट कलर, अब मटर की आपने फली देखी होगी तो कैसी होती है, ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर क्या है, रिसेसिव है। ओके, पोर्ट शेप का देखेंगे तो इन्फ्लेटेड जो है ना, इन्फ्लेटेड मतलब भरी हुई, तो कैसी होगी, डोमिनेंट, और कंस्ट्रक्टेड मतलब पिचकी हुई जो है वो कैसी होगी, रिसेसिव करेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, वायलेट एंड देन वाइट। ओके, और सीड कलर की हम बात करें तो येलो। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, पोर्ट कलर ग्रीन डोमिनेंट है और सीड कलर येलो डोमिनेंट है। हालांकि एक्सपेरिमेंट में आगे यही लेंगे हम, येलो ग्रीन वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन, इन्फ्लेटेड मतलब होता है फुल भरी हुई, तो डोमिनेंट होगा। ओके, सीड शेप कैसे हैं, राउंड इन शेप है, राउंड है, और एक ऐसा है रिंकल्ड है, झुर्रीदार, तो ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये क्या है, 7 करेक्टर हैं इनकी सबकी, तो 14 वैरायटी होगी ना टोटल प्योर लाइन। ओके, अब क्वेश्चन आता है ये किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये टोटल के 7 पेयर्स हैं, लेकिन ये 4 क्रोमोसोम्स पर होते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको ट्रिक बता दें। सबसे पहले कलर वाले देखो आप कौन कौन से हैं। फ्लावर कलर, क्योंकि इंडिया में क्या है, कलर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो फ्लावर कलर को फर्स्ट नंबर दे दिया, सीड कलर को भी रख दिया फर्स्ट पे। अब एक कलर और है पोर्ट कलर, तो पोर्ट 5 ऐसे रखो, 5 पोर्ट, ठीक है। और रेस्ट ऑफ दी, और ये आ गया सीड शेप, नहीं होता है गाना आपने सुना होगा, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ, SS साथ साथ हैं, और 7 पे ही होगा, हम साथ 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 हैं, हो गया। नेक्स्ट आप देखें, रेस्ट ऑफ द जो हैं वो कहाँ पे हैं, 4 में। जैसे कोई स्टेम हाइट कहाँ पे है, 4th पे, फ्लावर पोजीशन 4th पे, और ये कौन सा है, पोर्ट शेप भी 4th पे है। तो बेसिकली आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, ब्लिक्स ने, आउट ऑफ NCERT चल रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि 1 4 5 7 4 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिन पर ये 7 करेक्टर्स पाए जाते हैं। ओके,
चलिए इसकी ट्रिक बता दें कैसे याद रखना है। तो चमक उठी सन 57 में, 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई का आपने सुना होगा, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कहानी कब की है? 1857, और ये कब का है? 1457, 1457। ओके, ऐसे रखिएगा। देन मेंडल्स ने क्या हुआ, 3 लॉज दिए थे। क्या क्या है वो? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं कि इनको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो कौन कौन से थे वो? सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ एनसीईआरटी की लाइन है कि इसी को हम बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। सो मेंडल प्रपोज सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। वो क्या है सेकंड सेट? वो है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ओके, तो इन्होंने बताया था कैसे जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेस होते हैं कैसे वो अलग अलग जाते हैं, ये हम डायब्रेट क्रॉस में चर्चा करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो टर्म जो कि इसमें यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो टर्म है जैसे कि हाइट का हम ले लिया, ठीक है, करेक्टर। सबसे पहला टर्म क्या? करेक्टर आ गया। करेक्टर क्या है? हाइट है, फ्लावर कलर है, सीड कलर है, सीड शेप है, ये सब करेक्टर्स हैं। तो जैसे करेक्टर होगा हाइट का। ओके, अब हाइट में 2 तरह के ट्रेड दिखेंगे आपको, या तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, या प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ होगा। तो ये दोनों ट्रेट हैं। बेसिकली ट्रेट को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? विशेषक। हिंदी से ज़्यादा समझ में आता है इसमें। विशेषक मतलब जो विशेषता बता रहा है, क्या कि वो टॉल है या डॉर्फ है। फिर अब इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ जीन होते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने उसको क्या कहा था? फैक्टर कहा था। टर्म जो किसने कहा था? मेंडल ने कहा था कि जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो ये बाद में एक्चुअली साइंटिस्ट आए, कौन सा? जॉनसन। ऐसे तो कर लो, बेबी का नहीं, बेबी शॉप आता है जॉनसन। तो जॉनसन, G4 जॉनसन, G4 जीन्स, ऐसे करो। ये टर्म इन्होंने दिया था। इवन जॉनसन ने प्योर लाइन टर्म भी दिया था, याद है? प्योर लाइन वेराइटी, जैसे कैपिटल TT है तो कैपिटल टॉल है या प्योर टॉल है या प्योर डॉल्फ है, वो भी कंसेप्ट इन्हीं ने दिया था। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एलील क्या है। तो जीन क्या का था? हाइट का। तो हाइट के 2 रूप हैं जीन के, एक तो कैपिटल T हो सकता है या स्मॉल t। तो ये आपस में एक दूसरे के एलील हैं। तो ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी, डायरेक्ट लाइन आती है एलील के ऊपर, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ दीज, और कंट्रास्ट करेक्ट ऑफ द जीन। ओके, अब किसी इंडिविजुअल में क्या होगा भाई? 2n सेट होते हैं ना, 2 सेट होंगे, तो 2 सेट का हो सकते हैं। ये भी आपस में एक दूसरे के एलील हैं, ये भी एलील हैं और ये भी एलील हैं। लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन आती है ना एलील की, वो यहाँ से आती है, कंट्रास्ट करेक्टर ऑफ अ जीन। ओके, तो ये आपके हो गए एलील, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एलील हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है? यदि दोनों ही एलील सेम हो, बोथ एलील कैसे हैं? सेम है। ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो कंडीशन लाती है होमोजाइगस कंडीशन। देखिए ये भी होमोजाइगस है, ढंग से पढ़िए क्योंकि यहाँ काम आएंगे हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। ओके, अब आता है हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? एलील तो हैं लेकिन डिफरेंट एलील्स हैं। देखिए कैपिटल T और स्मॉल t, तो डिफरेंट जीन है, डिसिमिलर फैक्टर या डिसिमिलर जीन्स, उनको बोल रहे हैं क्या? हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब नेक्स्ट आता है डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो यदि उन्होंने कहा था यदि किसी इंडिविजुअल में 2 डिसिमिलर करेक्टर हैं, ठीक है, कैपिटल T का जीन भी है और स्मॉल t भी है, ये तो टॉलनेस के लिए है और ये डॉर्फनेस के लिए है। ओके, तो फिर इन दोनों में क्या आएगा? क्या प्लांट टॉल बनेगा या डॉर्फ बनेगा? तो प्लांट टॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है। आगे हम बात करेंगे डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या, अगर दोनों है तो एक ही एक्सप्रेस होता है, एक ही अपने आप को दिखा पाएगा, तो यही दिखा पाएगा टॉलनेस का जीन, ये नहीं दिखा पाएगा, अनदर नॉट एक्सप्रेस। ओके, तो ये आपकी कहानी होगी। नेक्स्ट आपका है कि रिसेसिव। रिसेसिव क्या है? रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जैसे कि स्मॉल t होगा ना, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, कब होगा? जब डोमिनेंट एलील एब्सेंट होगा, यानी अगर ये इस कंडीशन में टॉल ही होगा, इस कंडीशन में ये तो टॉल है ही, लेकिन इस कंडीशन में होगा डॉर्फ। जब डोमिनेंट एलील नहीं होगा, दोनों रिसेसिव एलील होंगे। ओके, नाउ अब इसमें क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? यदि हमने एक करैक्टर को लेकर के क्रॉस करते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। 2 करैक्टर को ले लिया हमने, से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सीड कलर। ओके, एक तो हमने ये ले लिया सीड कलर, और दूसरा हमने ले लिया सीड शेप। तो ये दोनों जो हैं
2 कैरेक्टर लेके हम क्रॉस कर रहे हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, देखो जीन का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जीन का स्ट्रक्चर तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं इस तरीके से। तो एक इंडिविजुअल में 2 सेट होते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कैपिटल टी, दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल टी, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये इनके जीनोटाइप है, तो जीन को दिखाना वो जीनोटाइप हो गया। ओके, अब फिनोटाइप क्या होते हैं, जो हमें दिख रहे हैं ना डायरेक्टली बाहर से हम दिख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि प्लांट लंबा है तो वो फिनोटाइप हो गया, टॉल है या डॉर्फ है। तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है फिनोटाइप में, ट्रेट में। ट्रेट तो कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया प्लांट लंबा होगा या डॉर्फ होगा, ठीक है, टॉल हो गया, डॉर्फ होगा, ट्रेट हो गए। अब हम देख रहे हैं तो उनको बोलते हैं फिनोटाइप। ओके, तो ये हमने डिफरेंट आपके कौन कौन से थीम थी उसके बारे में बता दिया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि स्टार्टिंग में मेंडल ने 34 वैरायटी ली थी पी प्लांट्स की, और उसके बाद जो है 22 वैरायटी ली, और फाइनली काम किया कितनी 7 पेयर्स ऑफ वैरायटीज़, यानी कि 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रू वैरायटी की थी। अब मैं इसको इनका ये निपट गए थे, पता कब निपटे थे, 1884 में। क्या हो गया था, इनकी किडनी में हार्ट अटैक हो गया था भाई। किडनी में क्या हो गया था, हार्ट अटैक भाई, मतलब किडनी फेलियर हो गई थी। डन। तो आपके ये 7 कैरेक्टर दिख रहे हैं एनसीईआरटी में। ये देखिए प्लांट कैसा है, टॉल है, और दूसरा कौन सा है, डॉर्फ है, ठीक है, ये प्लांट स्टेम हाइट का हो गया। फिर फ्लावर पोजीशन देखिए, अगर देखिए ये है बीच में यहाँ लगे हैं, एक्सेल में लगे हैं, तो एक्साइल, तो ध्यान रखिएगा एक्साइल जो है ना वो डोमिनेंट करेक्टर होता है और ये रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं किसके लिए, अब हम देख रहे हैं बोर्ड पर। बोर्ड का कलर कौन सा है, ग्रीन कैसा है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर इसमें डोमिनेंट है, और येलो कलर कैसा है इसमें रिसेसिव है। अब बोर्ड शेप कैसी है, क्या फुल है, फुल को हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड, क्या बोलते हैं इसी को हम, इन्फ्लेटेड। पूरी भरी हुई है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, देखिए पिचकी हुई है, कंस्ट्रक्टेड है तो ये। फ्लावर कलर वायलेट, वायलेट कलर जो है और वाइट है, तो वायलेट कलर कैसा है, डोमिनेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सीड कलर, सीड कलर में येलो, तो मैंने आपसे कहा था ये दोनों ध्यान रखना, पोर्ट कलर और सीड कलर, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ येलो कलर डोमिनेंट है, यहाँ ग्रीन कलर डोमिनेंट है, ठीक है। और सीड शेप कैसा राउंड रहेगा तो डोमिनेंट रहेगा, और ये ठीक है रिंकल्ड जो है रिसेसिव ट्रेड है। तो ये आपका हो गया किस तरीके से किया। प्योर लैंड टर्म किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। ओके, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, तब तक इतना आप पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू।